हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को प्राचीन भारत के वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ाऊंगा। और आज हम लोग प्राचीन भारत के चौथा दिन अर्थात डे 4 पढ़ने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है आप लोगों पर कि मैंने जो भी पहले पढ़ाया उसको आप रिवाइज कर रहे होंगे, नोट बना रहे होंगे और रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में आज पढ़ेंगे। ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, खास करके एसएससी, रेलवे और बैंकिंग। वहाँ जीके में आपको वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को इस टॉपिक को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आए वो कभी मिस ना हो। तो आप लोग ध्यान से इस टॉपिक को स्टडी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले और जीके का नॉलेज अच्छा हो उनको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो था इसमें ज़्यादातर वेदों के बारे में पढ़े गए हैं। वेदों के बारे में पढ़े जाने की वजह से इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। और वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग में। पहला ऋग वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक चला, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक चला। ज़्यादातर जो डेट वाले क्वेश्चन आते हैं वो यूपीएससी और बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एसएससी और रेलवे बैंकिंग के लिए आपको डेट की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ते, रेयर केस में 1-2 डेट पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं उसे टिक करता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। आप नोट्स में ज़रूर उसे अंडरलाइन करके लिखें और नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि आप एग्ज़ाम से 1 सप्ताह पहले पूरे जो मैं पढ़ाया हूँ उसे रिवाइज करके जाएं। तो हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। सवाल आता है कि जो आर्य थे वो सबसे पहले किस क्षेत्र में बसे? तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। अर्थात मैक्स मुलर के अनुसार जो आर्य थे वो मध्य एशिया के रहने वाले थे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता, ये बहुत VVI है, यह सवाल तो पूछे जा चुके हैं। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये भी सवाल पूछे जा चुके हैं कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। उस समय जो आर्य लोग भारत आए थे उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा हुआ था। मतलब जो आर्य के प्रशासनिक भाग थे वो कुल 5 भाग में बटे हुए थे। जो आर्य थे उनका प्रशासनिक इकाई जो था, प्रशासनिक डिपार्टमेंट था, वो 5 भागों में बटा हुआ था। पहला था कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा विष, चौथा जन और 5वां राष्ट्र। अर्थात आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई था कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र में बटा हुआ था। ग्राम के मुखिया ग्रामीण, ग्राम के मुखिया क्या कहलाते थे? ग्रामीण। ग्राम के मुखिया ग्रामीण, विष का प्रधान विषपति, जन के शासक राजन कहलाते थे। ये सवाल पूछे जाते हैं कि वैदिक सभ्यता में ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामीण। विष का प्रधान क्या कहलाता था? विषपति। और वैदिक सभ्यता में जन के शासक को क्या कहा जाता था? राजन। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं। राज अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। जो राज अधिकारी था उनमें 2 ही लोग प्रसिद्ध थे, फेमस थे। वो था पुरोहित अर्थात पंडित लोग, और दूसरा था सेनानी अर्थात सेना लोग। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदारवादी पुरोहित थे। वशिष्ठ क्या थे? रूढ़िवादी थे अर्थात पुरानी परंपराओं में विचार रखते थे, जबकि विश्वामित्र जो थे उदार पुरोहित थे अर्थात वो लोगों को स्वतंत्रता देते थे और खुद स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे।
रूढ़िवादी के मतलब हुआ कि जो पुरानी परंपरा पर चलता हो, समझे। रूढ़िवादी जो पुरानी विचारधारा वाला व्यक्ति हो उसे रूढ़िवादी। और उदारवाद का मतलब जो स्वतंत्रता के साथ सभी लोगों को जीवन जीने का अधिकार देता हो और खुद जीता हो, तो ऐसे को उदारवादी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, सूत, रथकार और कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित कुल 12 हुआ करती थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पूरब। पूरब क्या था, तो उस समय का जो दुर्गपति होता था, उस समय का जो दुर्गपति होता था वो पूरब कहलाता था। क्या कहलाता था? पूरब जो होता था वो दुर्गपति होता था। स्पष्ट जो होता था जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। सवाल कैसे आएगा? सवाल आता था या सवाल आते हैं कि वैदिक सभ्यता में जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर क्या कहलाते थे? तो आपका आंसर होगा अस्पष्ट। वैदिक सभ्यता में जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर क्या कहलाते थे? अस्पष्ट। और दुर्गपति को क्या कहलाता था वैदिक सभ्यता में? तो पूरब। याद रखिएगा। अब देखिएगा ये सवाल भी बहुत VVI है, पूछे जा चुके हैं। बाजपति। बाजपति जो था गोचर भूमि का अधिकारी होता था। किसका अधिकारी होता था? गोचर भूमि का। जहाँ गोचर भूमि क्या होता है? जहाँ गाय भैंस बकरे चराए जाते थे उन्हें गोचर भूमि कहा जाता था। तो बाजपति जो था गोचर भूमि का अधिकारी होता था। अब देखिएगा उग्र। उग्र जो था अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। वैदिक सभ्यता में जो उग्र था वो अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। नेक्स्ट इसमें दिया गया है नोट में एक कि ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। मतलब ऋग्वेद में किसी प्रकार का कोई न्यायाधिकरण नहीं होता था। उस समय कोई न्यायाधिकरण नहीं होता था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में क्या था, जो सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। वैदिक सभ्यता में जो सभा और समिति होता था वो राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति समान जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को अर्थात सभा एवं समिति के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। वैदिक सभ्यता में स्त्रियां सभा एवं समिति दोनों में भाग ले सकती थी, मतलब उनको अधिकार मिला था। अब हम लोग देखेंगे, कहता है कि युद्ध कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध में जो कबीले होते थे, युद्ध में जो कबीले थे उनका नेतृत्व कौन करता था? राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। ये सवाल पूछे जा चुके हैं। वैदिक सभ्यता में गविष्टि शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है गायों की खोज। ये क्वेश्चन तो बहुत VVI है। दशराग का युद्ध। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। प्रश्न कैसे आते हैं? प्रश्न आएंगे कि दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो आपका आंसर होंगे 7वें मंडल में। यह युद्ध परुष्णी जिसे रावी नदी बोलते थे, यह जो दशराग युद्ध था परुष्णी जिसे रावी बोलते हैं, रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। अर्थात दशराग युद्ध कहाँ हुआ? तो परुष्णी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? परुष्णी। परुष्णी किसे कहा जाता था? वर्तमान के रावी नदी को पहले परुष्णी कहा जाता था। यह किसके किसके बीच हुआ? अर्थात दशराग का युद्ध जो था किसके किसके बीच हुआ? तो सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ। किसके बीच? सुदास एवं 10 जन। दशराग युद्ध का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। ये भी सवाल आ सकता है कि दशराग युद्ध का वर्णन किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में। ये भी सवाल आ सकता है कि दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के केवें मंडल में है? तो 7वें मंडल में है। केवें मंडल में है? 7वें मंडल में। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी होती है? 108। ये भी रेलवे में प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि कुल उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 108। महापुराणों की संख्या कितनी होती है? 18। और वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6। और वेद तो पहले पढ़ा ही चुके हैं कि वेद 4 होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है जो देखेंगे, नेक्स्ट में है ऋग्वैदिक समाज। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कितने वर्गों में विभक्त था?
4 वर्णों में। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो हम लोग पढ़े थे पुरुष सूक्त, तो पुरुष सूक्त का वर्णन वही ऋग्वेद के जो 4 वर्ण था उसी को पुरुष सूक्त कहा जाता था। यह विभाजन व्यवसाय पर किया गया था, व्यवसाय पर आधारित था, जो बिजनेस होता है उस पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का चतुष्वर्णों का उल्लेख मिलता है। यह सवाल पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है, तो पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। और पुरुष सूक्त क्या था, तो जितने भी पुरुष थे उनको व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया था। जो पहला था ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय था, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र था। इसमें कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो था परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा माना गया है ऋग्वेद में। फिर है नेक्स्ट सवाल, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, अर्थात आर्य का जो समाज था उसमें पिता की प्रधानता अधिक थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल कहलाती थी। समाज की उस समय की वैदिक सभ्यता में समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी उसे परिवार या कुल कहा जाता था, जिसका मुखिया पिता होता था। अर्थात उस परिवार या कुल का मुखिया कौन होता था, पिता होता था, जिसे कुल्लव कहा जाता है। सवाल कैसे आएंगे, सवाल आएंगे कि वैदिक सभ्यता में जो परिवार या कुल का मुखिया होता था उसे क्या कहा जाता था, तो उसे कुल्लव कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुल्लव। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे जो पूछा जा चुका है, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। मतलब वैदिक सभ्यता में स्त्रियां भी यज्ञ के कार्य में पुरुषों के साथ भाग लेती थी। ये मोस्ट VVI है। वैदिक सभ्यता में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये सवाल पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा। वैदिक सभ्यता में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, अर्थात छोटे अवस्था में कोई बच्चों का विवाह नहीं किया जाता था। बाल विवाह और पर्दा प्रथा दोनों में से किसी का प्रचलन नहीं था। उस समय ये बात लिखा गया था कि विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई अर्थात देवर से विवाह कर सकती थी। नेक्स्ट सवाल है, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपमुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां का भी वर्णन मिलता है। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, जो काफ़ी VVI है, पूछा जा चुका है। चरवाक दर्शन के समर्थक कौन थे, तो वो थे चरवाक ही थे। फिर है योग दर्शन के कौन थे, तो पंतजलि थे। सांख्य दर्शन के कौन थे, तो कपिल मुनि थे। और न्याय के कौन थे, तो गौतम थे। फिर उसी प्रकार से पूर्वी मीमांसा के कौन थे, तो जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के कौन थे, तो वदनारायण थे। और वैशेषिक दर्शन का कौन था, कनाद था। ये बहुत VVI है, याद रखिएगा, ये VVI हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। उस समय की एक विदुषी थी जिसका नाम है गार्गी। उन्होंने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी कि तुम मुझसे कंपटीशन कर सकते हो। मतलब उन्होंने पुरुषों को भी कंपटीशन के लिए महिलाओं ने चुनौती दी उस काल में। एक VVI प्रश्न है, कहता है कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं SSC में। कहता है कि सवाल कैसे आया था, सवाल आया था कि वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो आपका आंसर हो जाएंगे अमाजू। फिर है नेक्स्ट सवाल, जीविका पार्जन के लिए अर्थात जीवन चलाने के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। मतलब वैदिक सभ्यता में जो जीविकोपार्जन के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए वेद और वेदांग पढ़ाने का काम करता था, उसे क्या कहा जाता था, अध्यापक कहा जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें एक और पॉइंट है जो काफ़ी वो है VVI है, तो देखिएगा। कहता है कि दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम क्या होता था। पूर्व को प्राची, पूर्व को क्या कहा जाता था, प्राची।
और उस समय राजा का नाम क्या था? सम्राट। पश्चिम में क्या था? प्रतीची और उस समय का राजा कौन था? सौराष्ट्र। उत्तर में कौन था? उदीची और उस समय वो राजा का नाम क्या था? विराट। मध्य में क्या था? राजा होता था और दक्षिण में भोज होते थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ। पूछा जा चुका है सवाल। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। क्या था? सोमरस। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। पहला वास, दूसरा अधिवास और तीसरा उष्णीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? नीवी। सवाल कैसे आएंगे? वैदिक सभ्यता में आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो सोमरस था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? तो उनके मुख्य साधन थे मनोरंजन के संगीत, रथ दौड़ और घुड़दौड़ एवं धूर्त कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। याद रखिएगा, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को अध्यय अर्थात न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई थी। फिर है आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिससे श्याम अयस और तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। याद रखिएगा, आर्यों द्वारा खोजा गई धातु क्या थी? लोहा थी। लोहा को क्या कहते थे? श्याम अयस। और तांबे को क्या कहा जाता था? लोहित अयस। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ, अर्थात इसके पहले लोहे का ज्ञान नहीं था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पन्नी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली वैदिक सभ्यता में थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैक नॉट अर्थात सूदखोर कहा जाता था। आज भी यह बात प्रचलित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता को अग्नि के रूप में पूजा की जाती थी, अर्थात जो अग्निदेव थे वो मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता निभाने का कार्य करते थे। फिर कहता है ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया। यह भी है। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा के लिए कितनी बार? 1 बार। गंगा के लिए 1 बार और यमुना के लिए 3 बार उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है कि उत्तर वैदिक काल में, इसी में ऋग्वेद में एक और है, इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, अर्थात सिंधु नदी का उल्लेख इन सभी नदियों से ज़्यादा हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक फेमस थे, प्रसिद्ध देवता थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, जैसे महाभारत में युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाया था। उत्तर वैदिक काल में वन व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। जो व्यवसाय थे उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर निर्धारित किए जाने लगे। अब हम लोग देखेंगे उस समय के कुछ फेमस देवता, जो उनका क्या काम होता था। जो इंद्र वो युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता होते थे। अग्नि ये देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता के भूमिका निभाते थे। वरुण जो थे पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक और शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात करता थे। धाव जो था आकाश के देवता थे। सोम वनस्पति का देवता थे। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता थे। अश्विनी विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। पूषण जो था पशुओं का देवता थे। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता थे। मरुत आंधी तूफान के देवता थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा एवं रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। सिक्कों का चलन का कोई परिमाण नहीं मिलता है।
सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिन्हें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ये भी आई है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो ये है कि कुछ जो उस समय के ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ थी उनका नाम क्या था, जो देखिएगा तो उस समय कुंभ को कुरम कहा जाता था, आधुनिक नाम अभी कुरम है। कुंभा को काबुल कहा जाता है, या वितस्ता को झेलम कहा जाता है। आस्किनी को चिनाब कहा जाता है। परुष्णी नदी को रावी के नाम से जाना जाता है। सतुत्री को सतलज, विपाशा को ब्यास नदी कहा जाता है। सदानीरा को गंडक कहा जाता है। द्रुष्दित को घग्घर नदी, गोमती को गोमल नदी और सुवस्तु को स्वास्थ्य नदी कहा जाता है। ये बहुत VVI है, ये सवाल यहाँ से आते हैं हर एग्जाम में, ये VVI है, याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके बाद ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं का उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति रचना की। ज्ञात्री मंत्र विस्तृत नामक देवता को संबोधित करता है। ज्ञात्री मंत्र जो है सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने ज्ञानती मंत्र की रचना की। कौन सा मंत्र? ज्ञात्री मंत्र। श्राद्ध की प्रथा पहले दात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। जो श्राद्ध होता है, किसी को मरने के बाद जो श्राद्ध होता है, सबसे पहले दात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग मिला। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। जो ये गोत्र हम लोग दिखाते हैं कि कौन सा गोत्र का है, इसका जन्म सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र एवं वेदांत सूत्र की रचना बद्रनारायण ने की। और इस प्रकार से हम लोग को वैदिक सभ्यता खत्म हो गए। नेक्स्ट बार हम लोग महाजनपदों का उदय पढ़ेंगे, और इस प्रकार से हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। लेकिन इस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप वीडियो को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।